हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। ओके, चलिए। तो हम लोग अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पहले रिवीजन किया था, हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो तीन पार्ट हैं आपके मेनली बेसिकली, तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था आपका कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री। और अब हम जो मूव कर रहे हैं वो है हमारा, हमने थर्मल एक्सपेंशन भी देख लिया था। तो अब जो हमारा बाकी है वो है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो हमें देखना है जो आपकी हीट फ्लो करती है, तीन मीडियम से फ्लो करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं और जो फॉर्मूले हैं, एक बार फटाफट से उनको रिवाइज करना है हमें, ताकि हम आगे मूव कर पाएं। उसके बाद फिर हमारा जो पार्ट बचेगा वो बचेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स बचेगा। दो चीज़ें बचेंगी आपकी। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे जो यूज करेंगे, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स तो एक पार्ट है इसका, लेकिन अभी हम जो मूव कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को देख लेते हैं फटाफट से। तो जब आपकी हीट सॉलिड में फ्लो करती है, तो सॉलिड में हमने पढ़ा था कि हीट का जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इसकी लेंथ पे, टेम्परेचर के डिफरेंस पे और मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। तो आपका जो हीट का फ्लो आता है डी क्यू बाई डी टी, वो आपका आता है के ए डी थीटा बाय डी एल, या फिर एल लिख लो। ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग। अगर छोटा लिखोगे तो यहाँ पे एल लिखोगे, माइनस साइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। तो आपकी जो हीट यहाँ से यहाँ कंडक्ट हो रही है, डी क्यू बाई डी टी, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला हमारा ये होता था माइनस के ए डी थीटा बाय डी एल। ठीक है, डी थीटा हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, डी एल हमारा लेंथ है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, परपेंडिकुलर जो भी होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता था। अब इसमें आप देखो, अगर इसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि ये दो रॉड हैं और मान लो टेम्परेचर यहाँ का T1 T2 दे दिया, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, इसका लेंथ L1 है, L2 है, एरिया A1 है, A2 है, ऐसा कुछ दे दिया। मान लो K1 K2 कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, कोई आइडिया? यहाँ का टेम्परेचर निकालना है हमें जंक्शन का, क्या करते हैं इसमें हम? सर के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल वन इक्वल टू के टू ए टी टी माइनस टी टू बाई एल टू, ऐसा कर देंगे। ओके, करेक्ट। हम लोग जो है बेसिकली हीट फ्लो को इक्वल कर देंगे। जितना हीट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा होगा, उतना हीट यहाँ से यहाँ भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो कोई भी बॉडी जो हीट ले रही है वो आगे लूज भी कर रही है साथ में। तो यहाँ पे हीट का जो फ्लो है टुवर्ड द जंक्शन, वो बराबर होगा चाहे आप यहाँ से लें। तो आप जब हीट का फ्लो लिखोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब ये फॉर्मूला मैं यूज करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर इस जंक्शन की बात करूँ जो यहाँ से हीट आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी को के ए डी थीटा बाई डी एल। ठीक है, अब यहाँ पे डी थीटा बाई डी एल के दो तरीके हैं, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखो या फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, है ना। टी माइनस टी वन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा होगा। अगर हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करिए तो टेम्परेचर T1 ज्यादा होगा। तो यूजुअली हम क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिख लेता हूँ बाय इसका जो भी लेंथ होगा, इसका जो भी एरिया होगा वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसका लेंथ मान लो L1 है यहाँ पे, तो ये L1 ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो माइनस साइन आया वो इसीलिए आया एक्चुअली, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपकी नेगेटिव आती है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो तो नेगेटिव आ जाती है चीज़, इसलिए यहाँ माइनस साइन बाहर लगाया जाता है। अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस K2A2। यहाँ पे देखो, अब आपने टेम्परेचर किस ऑर्डर में लिखा है, आपने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, तो यहाँ पे भी हम फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखेंगे। तो T2 माइनस टी, टी हमने जंक्शन का टेम्परेचर माना है और एल इसका लेंथ L2 है। इन दोनों को हम इक्वेट करके टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब आप यूज करोगे, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे
माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस वाला करो, है ना। कई बार आप माइनस वाला यूज नहीं करते, आप सीधा लिखते हो के ए डी टी बाई डी टी ऐसे लिखते हो, तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो दोनों तरफ फिर वही यूज करना, सेम यूज करना। दूसरी बात, जब यहाँ पे आप डी टी लिखोगे तो अगर आपने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है तो राइट हैंड साइड पे भी फाइनल माइनस इनिशियल करना, या फिर अगर आपने यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल किया है तो यहाँ पे भी इनिशियल माइनस फाइनल करना। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, बस इसमें यही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि इससे वाई बना हुआ है, इसमें टेम्परेचर यहाँ का दे देगा 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हीट फ्लो आपका होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मान लो हीट फ्लो आपने मान लिया, और जो वो हीट फ्लो बराबर होगा इसके, तो हम लिख देंगे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 कर सकते हैं यहाँ पे, और हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, तो तीनों में सेम लिखना जो भी लिखोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फिर जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें पता ही ना होगी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, Q1 किधर को है, अंदर को है या बाहर को है। तो कोई इशू नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, और जो आपने डायरेक्शन मानी है, मान लो आपने ऐसे मान ली डायरेक्शन, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे मान लो। लेकिन फिर आप फाइनल माइनस इनिशियल जो लिखोगे, फिर आप ये माइनस ये करना, है ना। तो फिर आपका फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 100 माइनस टी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या मानते हो, बस फर्क ये पड़ता है कि आप तीनों में सेम साइन कन्वेंशन यूज करें। जब आप Q1 Q2 Q3 लिखेंगे, साइन कन्वेंशन शुड बी सेम, तो आपका आंसर ठीक आएगा। तो आई होप ये क्लियर है सबको, कंडक्शन वाला पार्ट। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर, 12th क्लास में आपने पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, ये V हो जाएगा। I होता है हमारा रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये चीज़ हमारी I हो गई। तो बाकी जो बचा वो R है, यानी तो V इक्वल टू आई आर से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे जो R आएगा वो DL बाय या L बाई के ए आएगा, L बाई के ए। तो दिस इज नोन एज थर्मल रेसिस्टेंस। तो इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस लेते हैं। और जब ऐसे वाले क्वेश्चन आपके आते हैं तो उसमें हम सीरीज पैरेलल भी यूज कर सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। R1 निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, L1 बाय K1 A1 ऐसे कर लेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो उससे आप थर्मल करंट निकाल सकते हो, और फिर आप वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हो इन दोनों के बीच में, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब सीरीज आपकी रॉड होंगी या आपकी रॉड पैरेलल में होंगी, तो आप टोटल हीट फ्लो निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हो, थर्मल रेजिस्टेंस को। दिस L बाई के ए फैक्टर इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस सब में आप ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कंडक्शन। हीट का फ्लो और भी तरीके से हो सकता है, वो आपका है कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड में जब जो आपकी कोई बॉडी है, कोई फ्लूइड है, आपने उसको गर्म किया तो ये फ्लूइड जो है ऊपर उठ जाता है, गर्म फ्लूइड, नीचे ठंडा फ्लूइड आ जाता है, तो कन्वेक्शन है, आप जानते हो सब कुछ। तो कन्वेक्शन के लिए हमारे कोई फिजिक्स में कोई बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूले वगैरह नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं आते। तीसरा जो हमारा तरीका है वो रेडिएशन है। रेडिएशन जैसे सन वगैरह से रेडिएशन हो रहा है, तो वो आपका जो अर्थ पे पहुंच रहा है, तो ये रेडिएशन का जो फॉर्मूले हैं आपके, वो आपके कोर्स में है। तो रेडिएशन का जो फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस बाय अ बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी है एक। तो अगर कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करी है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आप निकालोगे, तो वो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा टी की पावर 4। वो बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर T है तो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, एनर्जी रेडिएटेड है पर यूनिट टाइम। सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है, आपको दिया रहेगा वैल्यू पेपर में, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है इसको। एंड टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का, केल्विन में है। अगर टोटल एनर्जी रेडिएटेड पूछेगा तो आपको फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक पावर पूछेगा मान लो बॉडी की, तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर उसने कुछ टाइम दे दिया कि 10 मिनट में कितनी रेडिएट करेगा, तो टाइम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उन सब पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बन जाते हैं कि आपके अगर रेडियस को डबल कर दूं तो एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी। तो अगर रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया का स्क्वायर होता है रेडियस, तो
सॉरी एरिया जो है पाई स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस को डबल करोगे तो एनर्जी हमारी 4 टाइम्स आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या टेम्परेचर को भी डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे हम जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला है, एनर्जी रेडिएटेड का। तो इस पे एनर्जी रेडिएट, ये रेडिएट कर रहा है तो इस पे गिर भी रही होगी एनर्जी, इस पे बाहर से गिर भी रही होगी कहीं से एनर्जी, तो एनर्जी इस पे जो गिर रही होगी वो उसके कारण ये कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो इसका जो टोटल लॉस अगर आप निकालोगे एनर्जी लॉस, तो वो आपका आएगा सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये आपका एनर्जी लॉस है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑब्वियसली। तो इसमें जो टी नॉट है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण भी इसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो कोई भी जो बॉडी आपकी होती है वो हीट एब्जॉर्ब भी करती है, रेडिएट भी करती है, दोनों कर सकती है, और हमेशा दोनों ही करती है। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं है उसका, दोनों काम करती है। बस ये हो सकता है कि कभी वो रेडिएशन ज़्यादा कर रही हो और कभी आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। जैसे सन का केस होगा तो सन में रेडिएशन ज़्यादा होगा लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो हम इसको, ये तो काफ़ी कम वैल्यू आएगी ये वाली, तो इसका मेनली जो है ये वाला पोर्शन ज़्यादा आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एनर्जी लॉस कितना करेगी बॉडी पर यूनिट टाइम, ये बताओ कितना होगा। या फिर यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं उसका जो टेम्परेचर चेंज होगा। आपको पता है एनर्जी लॉस जो होती है हमारी डेल्टा की, वो एम एस डेल्टा टी के बराबर भी होती है। जब कोई बॉडी टेम्परेचर लूज, हीट लूज करती है तो टेम्परेचर उसका डाउन होता है, तो हम इसको हीट लॉस को एम एस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा मान लो। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका। इसको यहाँ से भी इक्वेट कर सकते हो, पर यूनिट एरिया है तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं इस पोर्शन को। तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसका जो दो बॉडी है उनका मास सेम है या कुछ स्पेसिफिक हीट सेम है, रेडियस डबल है, तो बताओ कितना वो लॉस करेगी, गेन करेगी। उस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर अप हो सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आइडिया है तो यू कैन फाइंड दिस थिंग। ठीक है, दिस इज अवर स्टीफन्स लॉ। क्लियर है सबको स्टीफन लॉ? क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो ये हमारा स्टीफन लॉ है। और उसके बाद हमारा जो है, मैं मेन लॉ बता रहा हूँ जो आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है, और इसके अलावा एक हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पहले देख लेते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? वो कहता है कोई भी बॉडी है वो जो हीट लूज करती है, तो बॉडी जो हीट लूज करेगी एक्चुअली उसका जो कर्व बनेगा उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, इसमें हीट लूज करेगी। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो किसी वेवलेंथ के लिए ज्यादा हीट, किसी वेवलेंथ के लिए ज्यादा हीट लूज करेगा, किसी वेवलेंथ के लिए कम करेगा, इन वेवलेंथ के लिए भी कम करेगा। इस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम हीट लूज कर रहा है वो, इस वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ की जो हीट लूज कर रहा है वो, जो हीट लूज कर रहा है वो इस कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ से आ रही है, तो उसको हम लैम्डा एम बोलते हैं, लैम्डा मैक्सिमम, जिसमें वो मैक्सिमम एनर्जी लूज कर रहा होता है। तो विंस ने ये बोला था कि आप जैसे जैसे बॉडी को गर्म करते जाओगे तो जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा एम घटता जाएगा। तो लैम्डा एम जो है घटता जाएगा आपका। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर 1/T। ये जो है 1/T के 1 है, ये 1/T पे रिलेट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये आपका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये आपका घटता जाएगा, ये कर्व जो है आपका पीछे पीछे को शिफ्ट होता जाएगा। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है मान लो, तो ये आपका पीछे पीछे को शिफ्ट होता जाएगा, ऐसा कुछ होता जाएगा कर्व आपका। ठीक है, तो आपका ये लैम्डा जो है वो 1/T पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो ये पूछ लेता है कई बार कि कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर डबल कर दिया तो वेवलेंथ कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका। या इन दो लॉ को मिक्स कर सकते हैं कई बार कि किसी बॉडी का जो है लैम्डा एम बढ़ गया, डबल हो गया, तो बताओ उसका एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा। तो लैम्डा एम डबल हो गया तो टी आपका हाफ हो गया, यानी टी हाफ हो गया तो ये टी की पावर 4 है यहाँ पे, तो 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका।
तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं फ्रॉम द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अब जो है एक आपका जो एक और लॉ है वो है आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है एक्चुअली किरचॉफ लॉ का स्पेशल केस है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है किरचॉफ लॉ का स्पेशल केस है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है और आपने उसको सराउंडिंग में रख दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर T है, तो ये ठंडा होना शुरू होगी। तो उसने बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का बहुत कम है, अगर T माइनस टी नॉट इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, तो आपका जो टेम्परेचर का ड्रॉप होगा पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हो इसे, ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, T नॉट माइनस टी के, T नॉट माइनस टी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा और बॉडी का जो टेम्परेचर होगा T माइनस टी नॉट लिख सकते हो, उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये T माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शनल होगा, कब? जबकि ये बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है। तो यूजुअली जो कम का मतलब है कि 20, 30, 40 डिग्री है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो उसने बोल दिया कि 100 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री का फर्क है, तो फिर आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कुछ, ये और ये इक्वेट करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा। कि यहाँ पे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी आ रहा था आपका, तो फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो दिस इज अवर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसमें बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जब बॉडी कोई कूल करती है तो ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है तो सेम रहेगा, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, इसको हम सेम मानते हैं। टी आपका चेंज होता रहेगा। तो मान लो उसने क्वेश्चन किया कि 10 से 25 डिग्री, सॉरी मान लो उसने बोला 100 से, और वो आई 80 डिग्री पे इन मान लो 2 घंटे में। तो 80 से मान लो उसने बोला कि भाई 80 से मान लो कि 60 कितने घंटे में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा टी जो है बाय डी टी जो है प्रोपोर्शनल है T माइनस टी नॉट के। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप इसमें लिखोगे, आप लिखोगे dt जो पहला केस होगा उसमें क्या लिखोगे, T माइनस टी नॉट क्या होगा और dt क्या होगा, ये आपको पुट करना है ना। तो dt क्या होगा, आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया होगा, मान लो कुछ सराउंडिंग का टेम्परेचर, कुछ मान लो भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप dt को क्या लिखोगे, dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज आपका कितना हुआ है, 80 से 100 हुआ है, 100 से 80 हुआ है, सॉरी, तो 20 डिग्री का चेंज हुआ, 100 माइनस 80 कर सकता हूं मैं। तो ये आपका 20 का चेंज हुआ कितने टाइम में, 2 घंटे में। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, T माइनस टी नॉट की। अब यहाँ पे टी नॉट तो आपको पता है भाई 40 है, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन T कितना लूँ, तो T मेरा यहाँ पे 100 था फिर 80 हुआ, तो 100 लूँ या 80 लूँ, तो हम क्या करते हैं इसका एवरेज ले लेते हैं, इसका हम एवरेज ले लेते हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू कितना आएगा। एक तो ये आ गया आपका इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन फिर बना लो ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन बनाओगे इसके लिए तो क्या लिखोगे, फिर दोबारा आपका dt है 20 आएगा, 80 माइनस 60 करोगे, टाइम 2r आ रहा है, सॉरी टाइम आपको निकालना है अभी, t आपको निकालना पड़ेगा, इक्वल ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर दोबारा सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 ले लेंगे और इस बॉडी का टेम्परेचर 80 और 60 का एवरेज ले लेंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कैसे लगाना है हमें, दोनों इक्वेशन को फिर डिवाइड वगैरह कर लेंगे तो आपका वैल्यू टी का आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? बताओ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। तो इसमें मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बता दिए, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं या अटकते हैं आप लोग पेपर में, तो ये मेन मेन पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, तो हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा जो पार्ट बचेगा केवल वो बचेगा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। तो इसको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
जो कि कंडक्शन से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन चलो करके बता दो कितना आंसर आएगा इसका। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये 90 डिग्री सेल्सियस है, मान लो ये 90 है और ये 0 है। यहाँ पे टेम्परेचर बताना वो कितना है। और आपको दिया हुआ है तीनों रॉड जो है सेम मटेरियल से बनी हुई है। ये तीनों रॉड हैं, सेम मटेरियल है इनका, यानी के सेम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और लेंथ भी सेम है। तो आपको बताना है का टेम्परेचर कितना होगा, जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें बताना है। सिक्सटी डिग्री 60 डिग्री ऑप्शन तो है, लेट मी चेक। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 60 डिग्री इज द आंसर। आया बाकी लोगों का आंसर्स 60 डिग्री? हो गया 60 डिग्री। हो गया, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देर आर टू स्फेयर, इनका रेडियाई है R1 जो है 1 मीटर है, R2 जो है 4 मीटर है। टेम्परेचर इसका 4000 केल्विन है और इसका 2000 केल्विन है। तो आपको बताना है रेशो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय सेकेंड स्फेयर टू द फर्स्ट स्फेयर। ये रेशो कितना होगा?
सर 1 है 1 आ रहा है रेशो, 1:1? जी, 1:1। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, ऑप्शन इज देयर, इट्स यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1:1 इज द आंसर। Yes, sir. 1:1. 1:1, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। किसी को डाउट तो नहीं है? आई होप सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फिर हम लोग। कंसिडर सन टू बी स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर। सन को हम एक स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर अगर कंसिडर करें और टेम्परेचर टी केल्विन अगर इसका माने, तो हमें बताना है टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ एट अ डिस्टेंस आर। टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन, और अर्थ का रेडियाई जो है वो आर नॉट है। अगर अर्थ का रेडियाई आर नॉट है तो अर्थ को जो पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं अब। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये सन है और ये अर्थ है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर दिया हुआ है। आपको सन का टेम्परेचर पता है टी है, और रेडियस पता है आर है, कैपिटल आर। अर्थ का जो रेडियस है वो आर नॉट दिया हुआ है। तो जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं वो अर्थ पे जो गिरेंगे तो कितना उसको पावर अर्थ को मिलेगा वो हमें बताना है। यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया जो अर्थ पे गिरेगा पर यूनिट टाइम, अर्थ पे जो गिरेगा वो कितना होगा। ठीक है, सन से जो निकलेगा वो तो चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे, तो आपको जो अर्थ पे गिरेगा वो बताना है कि वो कितना होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, सर बी ऑप्शन है। बी फॉर बॉम्बे? जी, बी फॉर बॉम्बे। नो, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा गलत है इसमें बस। ज्यादातर बच्चे बी बताते हैं इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा और सोचना है। बी नहीं है तो फिर सी होगा, क्योंकि अर्थ का इन्वॉल्वमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा था। सी होना चाहिए, आपने पर यूनिट एरिया बोला था। सी नहीं, ये डी डी, आपने सी को भी डी लिखा है शायद। सी अच्छा, आप सी डी होगा। बोल रहे हो, आपके हिसाब से डी आंसर होना चाहिए? जी ओके, इसका रीजन क्या, मतलब कैसे निकाला आपने डी आंसर? सर, इसमें आर नॉट का कोई इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, क्योंकि पर यूनिट एरिया निकालना है। वैसे सर, जो पावर जिस पावर से सन रेडिएट कर रहा है, हम्म, अ, उसी पावर से इंटेंसिटी घट जाएगी जब वो आर डिस्टेंस कवर कर लेगा, और वो इंटेंसिटी उसके जो बड़े स्पेयर की रेडिया ये सरफेस एरिया होगा उसको डिवाइड करके आएगा। ठीक है। आर स्क्वायर को डिवाइड 4 पाई आर स्क्वायर करोगे, ये वाला आर लोगे। हाँ, ठीक है, तो उसी से इसमें निकल एक्चुअली रहा
पावर रेटेड पर यूनिट एरिया नहीं है ये जो है पूरी अर्थ पे जो पूरी पावर गिर रही है वो निकालनी है हमें। तो फिर पूरी पावर के लिए तो फिर बी होना चाहिए। थोड़ा सोचो इसमें जो आप एरिया लोगे कौन सा एरिया लोगे। फिर इंटीग्रेशन करना होगा। अगर ये आर और आर नॉट में मतलब आर इज मच ग्रेटर देन आर नॉट, तो बी ऑप्शन होना चाहिए, वरना इंटीग्रेट करना होगा। नहीं, आपका जो रेडिएशन है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, और जो आपका अर्थ है वो ऐसे है कुछ, तो कौन सा एरिया लोगे इसका, ये वाला एरिया लोगे या प्रोजेक्टेड एरिया लोगे। अच्छा, हाफ, इसका हाफ। हाँ हाफ मतलब हाफ तो ये आप इसका हाफ बोल रहे हो। हाँ, ये एरिया, टोटल एरिया का हाफ, तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन टोटल एरिया का हाफ भी लोगे तो ऑप्शन नहीं है उसमें। 2 पाई r² आएगा, और उसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमें जो लेना है एरिया। एक मिनट, क्या हो गया, रबर क्यों आ रहा है। अभी भी पेन आ रहा है। एंगल भी चेंज हो रहा है इस कारण से। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, एंगल चेंज नहीं, एक्चुअली जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह लेते हो 12th क्लास में, तो उसमें जब मान लो एरिया मेरा इंक्लाइंड होता है तो आप क्या लेते हो उसमें, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो ना। फिर आप कॉस लेते हैं फिर उसका। कॉस मैंने प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो, परपेंडिकुलर होता है आपका, वो एरिया लेते हो बेसिकली। तो फिर हाँ, समझ गया, तो फिर इसका आंसर होगा एक मिनट, हाँ आप बताओ अगर आपको ऐसे नहीं, स्क्वायर, सिर्फ पाई आर नॉट स्क्वायर होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना, आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो पाई आर नॉट स्क्वायर से होगा। अगर हम ये जो कंप्लीट सर्कल होता है अर्थ के सेंटर पे, उसके बराबर उसका एरिया लेके करना होगा हमें, तभी हाँ प्रोजेक्टेड एरिया होगा, क्योंकि बिल्कुल प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड, एरिया वही होगा। करेक्ट। आप फ्लक्स से समझ गए होगे ना, फ्लक्स में जब हम लेते थे एरिया तो वहां से आप समझ गए होगे। पाई आर नॉट स्क्वायर होगा फिर। पाई r0² लेना पड़ेगा। हाँ। इसको क्या होगा, पीपीटी को ओके, अभी भी ठीक नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, अब आया पेन। करेक्ट। तो यहाँ पे आप जो एरिया लोगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा। अगर अर्थ आपका ऐसा है तो इस पे जो आप एरिया लोगे ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, आप ये बोल रहे हैं ना, ये वाला जो होगा। जी सर। करेक्ट। तो इसमें बस यही करना है हमें, जो आपका रेडिएशन। कि ये जो रेडिएशन का नेचर है वो डायरेक्शनल है। हम्म मुझे लगा कि वो बस एरिया तक पहुंच जाए, तो ये हम्म, उसी की तरह हो गया। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, ठीक है। इससे हमें डिपेंड नहीं करता कि ये प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, आपको परपेंडिकुलर एरिया देखना पड़ेगा। मान लो ये वाला एरिया तो आपका ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये इतना हो गया अर्थ का एरिया, या ऐसे हो गया अर्थ, तो रेडिएशन तो सबके इसमें सेम ही आ रहा है। जी तो जी। आपको बेसिकली जो एरिया लेना पड़ेगा वो ये वाला लेना पड़ेगा जो कि उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो अर्थ का बीच में आप अगर सर्कल बनाओगे ये वाला ऐसा, तो ये जो एरिया होगा ये लेना पड़ेगा। तो ये जो एरिया होगा ये होगा आपका πr², r0 का स्क्वायर। तो इतना एरिया लेना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे रेडिएशन मेरे आ रहे हैं उनको मेरे को πr0² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे मेरी पावर आएगी, ठीक है। तो पहले रेडिएशन सन कितना निकाल रहा है, सन जो रेडिएशन निकालेगा वो आएगा आपका σT⁴ मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया। तो सबसे पहले तो सन के जो रेडिएशन आएंगे आएंगे σT⁴ मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया, यानी कि 4πr²। इतने वो रेडिएशन निकाल रहा है सन पर सेकेंड। अब ये रेडिएशन जो जा रहे हैं वो ऐसे स्फीयर में फैलते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं। तो वहां पे जो कोई मैं स्फीयर अगर पकड़ लूँ r डिस्टेंस पे अगर मैं एक स्फीयर ले लूँ यहाँ पे, तो उसके पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं πr² से, इस डिस्टेंस से। ये मेरी क्या आई, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आ रही होगी सन की, है ना, इतना सन ने रेडिएट किया, और ये पर यूनिट एरिया से मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया इस स्फीयर के एरिया से, तो ये पर यूनिट एरिया इस डिस्टेंस पे जो एनर्जी गिर रही होगी वो आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय मेरा एरिया कितना है, मेरा एरिया ये है जो उसको ले रहा है एनर्जी को, ये वाला जो एरिया बीच का बनेगा ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा इंटू πr0 का स्क्वायर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इससे, हमारा सी आएगा मेरे ख्याल से। यस सर। एक पाई बच जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये बच जाएगा πr0 का स्क्वायर इंटू दिस। तो सी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
बाकी लोगों को समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? ओके, आई होप सबको क्लियर है। तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि जब भी आप ऐसा कुछ क्वेश्चन करोगे तो प्रोजेक्टेड, इनफैक्ट जब फ्लक्स भी आएगा आपका तो परपेंडिकुलर एरिया लेंगे हम लोग, टोटल एरिया नहीं लेंगे, है ना। जैसे आप करते हैं क्यूब है, क्यूब से फ्लक्स पास कर रहा है, तो कितना फ्लक्स मान लो ऐसे है समथिंग है, तो इस सरफेस से कितना कर रहा था, सरफेस ये वाला लेते हो, सरफेस जो इधर वाला होता है, अगर सरफेस से निकालना है हमें। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन। आप लोग बाकी चैप्टर पढ़ रहे हो साथ में? फिजिक्स में जो बाकी चैप्टर कर रहे हो, 12th वाले हैं, 11th के बाकी हैं जो स्टार्टिंग के चैप्टर, वो सब कर रहे हो? जी सर, कर लिया। कर लिया, ओके गुड। आप मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में हो। आपको तो करना ही है, आपको तो डेडलाइन आ गई पहले ही, तो आप लोगों को तो पहले ही करना है। चलो तो आगे करते हैं। ये दो रॉड हैं, इनका लेंथ जो है वो, लेंथ जो है L1 और L2 है, और कंडक्टिविटी K1 K2 है। दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, एरिया वगैरह सेम है। आपको बतानी है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हो या कुछ भी निकालते हो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इसमें बतानी है कितनी होगी हमारी। So D option. करेक्ट, डी इज आंसर। डन।
डन सब लोगों का? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है आपको? हो गया। हो गया? डी आंसर? यस डी है। ओके नाइस। किसी को चाहिए तो नहीं एक्सप्लेनेशन? अब कर लेंगे अपने आप। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो उसमें लगा के, या फिर कुछ और भी सोच सकते हो, तो वहां से भी हमारा आ जाएगा। ओके, आपका जब हीट का फ्लो होता है तो हीट का फ्लो जो है एरिया पे डिपेंड करता है। आपने देखा था, अगर मान लो आपकी रॉड कोई ऐसे हो, हॉलो हॉलो रॉड हो, और हीट ऐसे फ्लो कर रही हो, तो यू विल टेक दिस एरिया एक्चुअली पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। ये एरिया हमें लेना पड़ेगा अगर ऐसा हीट का फ्लो होगा, तो ऐसे केस में हमें ये करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपका कोई ये क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, तो देन वी हैव टू टेक दिस एरिया। तो आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा अगर ऐसा हीट का फ्लो हो रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि जैसे रेजिस्टिविटी में आप बनाते हो क्वेश्चन की, आपका रेजिस्टेंस जो होता है एल बाई ए होता है, तो अगर मैं इसकी लेंथ इधर से देखूँ तो कितना होगा, इस तरफ से कितना होगा, इस साइड से कितना होगा, तो उसका रेशियो निकालना हो, रेसिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं ना हम लोग, तो एल एल पे डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पे भी क्यू जो फ्लो कर रहा है आपका, वो इस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो उनका रेशियो आ सकता है। ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा एक चीज और हो सकती है, मान लो आपकी अगर ऐसा कुछ एरिया वेरी कर गया और उसमें कुछ हीट फ्लो आपको निकालना पड़ गया, समथिंग कुछ करना पड़ा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करना पड़ सकता है। या तो ऐसे वेरी कर गया मान लो, या फिर मेडिकल में तो यूजुअली नहीं करेगा ऐसे वाला, इंजीनियरिंग में कर सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये हो गया केस, और मान लो हीट आपकी जो फ्लो कर रही है, मान लो ये हॉलो आपका जो है वो है, अंदर से हॉलो है, और यहाँ पे बीच में आपने कोई जो है हीटर रखा हुआ है यहाँ पे इस पे, और ये हीट रेडिएट कर रहा है। जब ये हीट रेडिएट करेगा तो वो हीट जो है चारों तरफ से बाहर निकलेगी, तो ये सरफेस की तरफ को जब मूव करेगी, तो ये, आपने अब तो वेव फ्रंट वगैरह पढ़ लिया, आपको आइडिया होगा, इट विल मेक अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एट डिफरेंट टाइम्स, इस टाइप के, जो हीट बाहर निकलेगी। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होगी, तो आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया आएगा हर केस में। ऐसे केस में जब आपको हीट फ्लो निकालना होगा तो यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, सब लोग कर लेते हैं एक बार। इस फेयर में यहाँ पे अगर आपको मैं हीटर लगा दूं तो हीट जो है ऐसे फ्लो करेगी, रेडियली फ्लो करेगी। तो इस केस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर ये वाला एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं कि अगर ये एक हॉलो स्फेयर है, ये पार्ट सॉलिड है, मैंने यहाँ पे जो है मेटल है, अंदर वाला हॉलो है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो रेडियस इसका R1 मान लो, इसका R2 मान लो। तो इस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा dQ/dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ये हमें निकालना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा। पहला ऑप्शन है R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2। दूसरा ऑप्शन है ln ऑफ R2 बाय R1। तीसरा ऑप्शन है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1। चौथा ऑप्शन है R2 माइनस R1। किसके प्रोपोर्शन होगा ये हमें बताना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dQ/dt, तो कैसे करेंगे इस केस में हम? रेट ऑफ हीट फ्लो तो चेंज होते रहेगी। नहीं, रेट चेंज नहीं होगा, और रेट चेंज सेम रहेगा ना।
जैसे आपका करंट होता है इस केस में, तो करंट तो हम सेम लेते हैं अगर मान लो ऐसा आपका वेरी कर रहा है ये, तो करंट रिमेन सेम, करंट पर यूनिट एरिया चेंज हो सकता है, करंट डेंसिटी। ऐसे यहाँ पे हीट फ्लो तो सेम रहेगा। हाँ, हीट फ्लो सेम रहेगा, डेंसिटी घट जाएगा। डेंसिटी घट, जैसे आपने सन वाला केस किया था आपने, तो पाई आर स्क्वायर लिया था ना आपने यहाँ पे, तो जितना आप दूर लोगे उतना आपका कम आ जाएगा वैल्यू, लेकिन हीट सेम आएगा, पर यूनिट एरिया कम हो जाएगी वैल्यू। ए के प्रोपोर्शनल होगा। ए ऑप्शन। हाँ, क्योंकि हीट फ्लो तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, एरिया भी तो बढ़ जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, और सोचना होगा। सोचो। हमारा इक्वेशन बनेगा ना बेसिकली, इसको हमें इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, ये कांस्टेंट है आपका, जब हीट अंदर से बाहर को फ्लो करेगी तो हीट का फ्लो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट रहेगा, 4 पाई कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है आर स्क्वायर और डी टी, और ये वेरिएबल है। तो इसको हम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो वेरिएबल है आपके पास, एक तो आर और एक डी टी, तो दोनों को अलग अलग करके सेपरेट करके वी कैन इंटीग्रेट। आर को हम करेंगे फ्रॉम वी कैन से R1 से R2 तक, और टेम्परेचर आपका आ जाएगा T1 से T2 तक। तो उससे देखो क्या आएगा,
निकला आंसर इसका? सी ऑप्शन। सी सी है इसका। ऑप्शन, T1 R1 R2, R2 - R1 यस, सी इज आंसर, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब कांस्टेंट था आपका, तो डी आर। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही डी क्यू बाई डी टी आ रहा था, डिफरेंशियल तो समझ नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं दिया ये कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, ये कांस्टेंट होगा ना, ये तो कांस्टेंट होगा dq/dt। ठीक है, तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो dt बचेगा यहाँ पे, dq/dt। एच को यहाँ ले लो, चाहे वहाँ रखो, कहीं भी आपकी जहाँ मर्जी है। तो मैं वैसे एच ही निकालना था, तो एच को यहाँ भी रख सकते हो। तो ऐसा कुछ करके आप इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो इसे, फिर R1 से R2, और इसको जो है T1 से T2, तो वहाँ से हमारा जो रिलेशन आएगा वो सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो कभी भी आ सकता है पेपर में। तो आपको आइडिया होना चाहिए इस केस में क्या करना है। ठीक है, अगर आपको ये आइडिया हो गया है, तो आई होप कि आप ये वाला भी कर लोगे, अब जब कभी ट्राई करोगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सिलेंड्रिकल में, तो वो भी आप कर लोगे इजीली। ठीक है, यस सर। ओके, एक और। यस, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं इसका, फिर जो है यहाँ पे हमारा इस टॉपिक को रोक लेंगे। ये चलिए इसका कर लेते हैं। कि एक मान लीजिए आपका आइस क्यूब है, और इसका जो मास है ये 0.1 kg है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है अभी। इसको एक हमने कंटेनर में रखा, जिस कंटेनर का जो टेम्परेचर है इनिशियली T1, वो है 227 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमने इसको रखा। जो कंटेनर की स्पेसिफिक हीट है एस, कंटेनर की जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इसका जो मटेरियल है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो A+BT है, वेयर A इज 100 कैलोरी एंड B इज कैलोरी पर केजी पर, वो जो आपका यूनिट होता ही है। बी की जो यूनिट है वो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻², कैलोरी पर केजी केल्विन। तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो ऐसे वेरी करती है। अगर कंटेनर का जो फाइनल टेम्परेचर T2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, फाइनली टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपको बताना है मास ऑफ कंटेनर कितना होगा। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ आइस दी हुई है फ्यूजन की, 8 × 10⁴ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ जो आइस है वो है 10⁻3। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट से है, उसको सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। आपको बताना है मास ऑफ कंटेनर कितना था। सर 8 × 10⁴ कैलोरीज इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, या फिर एट माइनस। इंटू, ज़्यादा है काफ़ी वैल्यू? बहुत ज़्यादा है। मैं चेक कर लेता हूँ, पर केजी हो सकता है। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है वैसे वाट इसका जो है, तो लेट मी चेक द डाटा। चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन कर लो, मैं डाटा बताता हूँ आपको भी, है ना। ठीक, चेक करता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन पर केजी है। ओके, ये दोनों हैं पर केजी में, ग्राम में नहीं है, दोनों ही पर केजी होंगे, है ना। स्पेसिफिक हीट भी पर केजी केल्विन में होगी।
ये स्पेसिफिक हीट जो आपने दिया है वो उसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में डालना है या फिर सेल्सियस में? सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर केल्विन है ना, तो 1 डिग्री केल्विन जो चेंज होता है वो सेम आता है 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, वो सेम ये आएगा। हीट टेम्परेचर से वेरी कर रहा है। हम्म। ये जो आप बोल रहे हो ये वाला, जी सर। यहाँ पे टी जो है लिखा नहीं है इन्होंने, तो एब्सोल्यूट ही होगा। एब्सोल्यूट लेके करना है। हाँ, क्योंकि कैपिटल टी लिखा हुआ है ना, तो एब्सोल्यूट होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक। वेरीज विद टेम्परेचर लिखा है बस। तो 375 ग्राम है। नो, अराउंड 495 आ रहा है आंसर, 495। इसमें कंसेप्ट अपना ये लगेगा, हीट लॉस बाय दिस इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। और फिर ये लीनियरली वैरी कर रहा है तो फिर एवरेज वैल्यू टेम्परेचर का दे देंगे टी की जगह पे। लीनियरली वेरिएशन कर रहा है, ओके ये वाला। हाँ, तो एवरेज टेम्परेचर दे देंगे और उसी से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा जब चेंज होगा। तो इससे हीट कितना, मतलब मास निकालने के लिए इक्वेशन हो जाएगा कि m टाइम्स ऑफ a प्लस 400b मल्टीप्लाई बाय 200। और हम्म। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो वाला हीट दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड में इक्वेशन के। ओके ठीक है, तो इसको दोनों को आप इक्वेट कर रहे हो, चलिए इसमें जो ये वाला रहा है हीट, कंटेनर ने जो है कंटेनर टेम्परेचर घटाया तो उसने हीट जो है लूज की होगी, तो ये आप जो बोल रहे हो, आप कह रहे हो एम एस डेल्टा टी ले लेंगे।
और यहाँ पे m तो आपको निकालना है, s की वैल्यू आप कह रहे हो, मैं इसका एवरेज ले लूंगा यहाँ पे, तो क्या लेंगे हम लोग a प्लस 400 हो जाएगा केल्विन में। b इंटू 400 ले लोगे। टेम्परेचर हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था? डिग्री सेल्सियस विच मीन्स 400 केल्विन। एक मिनट, 300, तो ये 400 हो जाएगा। तो आप कह रहे हो ये ले लेंगे हम s को, ओके, और डेल्टा t हम लेंगे कितना, 200 200 लेंगे, इक्वल टू आपने किया हीट गेन बाय द आइस, उसको आपने latent heat of fusion plus increase in temperature of water। ओके, तो ml लेंगे पहले, m इंटू एल, 0.1 kg आपका आइस है, इंटू उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 8 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर केजी है, तो 10⁻⁴ प्लस ms डेल्टा टी, s आपको दिया हुआ है 10⁻³ और डेल्टा टी यहाँ पे ले लेंगे 27, 0 से बढ़ के फाइनल टेम्परेचर 27 हुआ है, तो 27 ले लेंगे। इसको सॉल्व किया आपने? फाइनल टेम्परेचर 27। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने नीचे जो डेल्टा टी दिया है मैंने उसी को ले लिया कि इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, 27 डिग्री अच्छा, सेल्सियस होना चाहिए। 27 लेंगे ना यहाँ पे, तो उससे देखो क्या आंसर है। तो फिर आपने ये डेल्टा टी किस चीज़ के लिए लिया है नीचे? यहाँ ये वाला डेल्टा टी, हाँ, ये तो आपको समझा रहा था, मेरे को लगा आप ये पूछ रहे हो कि ये पर केल्विन लेंगे या ये जो दिया हुआ है ये तो सेम ही होता है सेम ही होता है। सेल्सियस केल्विन में भी। हाँ, वही समझा रहा था मैं। देखो इसका आंसर अब सेम आता है, a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 100 प्लस b की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 10⁻² इंटू 400 8 इंटू 10⁻³ तो 8000 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10⁻³ और ये करेंगे तो 100, 2700 हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 10,700 m मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 100 प्लस ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 108 ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो m इंटू 108 इंटू 2 इक्वल टू 107, तो लगभग ये 0.5 आ जाएगा, है ना? हाँ, 0.5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो है 0.49 समथिंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाँ, ऐसे 49 के, क्योंकि 5 से कम होगा, 0.5 से, तो वही क्लोज होगा पर। तो इतना आंसर होगा, ठीक है, तो क्लियर है आई थिंक ये। जी सर। ओके, तो ठीक है, हमने रेडिएशन का मोटा मोटा देख लिया, रेडिएशन कैसे होता है और कंडक्शन कैसे होता है। तो आप लोग एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, चाहे जेई के हैं या नीट के हैं। नीट वाले नीट के देख लें, जेई नीट वालों को दोनों देखने चाहिए, नीट जेई दोनों को देखने चाहिए इनफैक्ट, और उसको प्रैक्टिस कर लें एक बार। और फिर हम जो अगली क्लास में इसको थर्मोडायनामिक्स जो पार्ट है आपका और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसको भी एक बार मोटा मोटा देख लेंगे कि उसमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, राइट? ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।